अखबार ही चलते थे, शुरू होते थे। हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। सुबह अखबार को शाम को पढ़ते थे, इंतजार करते थे शाम को अखबार मिल जाए। जब स्कूल से आते थे 5 बजे घर पहुंचते थे, कुछ खाते थे, फिर उसके बाद जिसके घर अखबार वहां पहुंच जाते थे। तो इतने पलट चुके होते थे, पेपर कई जगह फट जाते थे, कोई अपने काम की चीज काट लेता था। हम लोग ऐसे अखबार पढ़े हैं। कई बार तो यह है कि जब बारिश हो जाए, अधिक बारिश हो जाए, तो अखबार दूसरे तीसरे दिन पढ़ते थे। या कई बार बस खराब हो जाती थी, तब भी नहीं पहुंच पाती थी। उस समय भी हम लोग देशबंधु को पढ़ते पढ़ते जवान हुए और उसके बाद राजनीति में आए। तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को हम लोग मिला। गांव में कोई लाइब्रेरी भी नहीं, स्कूल की पुस्तक कापी है उसे पढ़ो। यदि साहित्यिक भूख है तो इन अखबारों के माध्यम से हम लोग वो भूख मिटा लेते थे। कुछ जानकारियां मिलती थी तो देशबंधु बहुत सारे लेख ऐसे आते थे। महाराम जी के दरअसल लिखते थे। बहुत सारे ऐसे कलमकार थे, संपादकीय पेज में बहुत सारी ऐसी सामग्री मिलती थी जिसको हम लोग पढ़ के अपना ज्ञान वर्धन करते थे। और तब से लेके आज तक के वो दौर चला है, लेकिन देशबंधु व्यवसायिक नहीं बन पाया। उसको खामियाजा देशबंधु ही भुगत रहा है, क्योंकि आज के दौर में केवल कोरे सिद्धांत को लेके चलेंगे तो जीना मुश्किल है। आज का दौर व्यवसायिक दौर है। आज आप कितना ईमानदार हैं, कितने आप सिद्धांतवादी हैं, कौन पूछ रहा है? आप लोगों की नजरों के सामने हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से राजनीति है उस प्रकार से अखबार है, उसी प्रकार से मीडिया है। जो दिखता है वो बिकता है। और उस मामले में देशबंधु ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तो निश्चित रूप से इतिहास में आपने जगह बना ली। लेकिन आज के जो दौर के जो पाठक हैं, वो हम लोगों की पीढ़ी समाप्त होते होते लोग अखबार पढ़ना बंद कर देंगे। ये हमारी पीढ़ी है जो चाय के साथ अखबार पढ़ते। नहीं तो आजकल के बच्चे तो बाथरूम में बैठ के मोबाइल में न्यूज देख लेते हैं, और मोबाइल में जो आता है वही सही मानते हैं। जिसके बारे में राजीव रंजन जी ने कहा कि फेक न्यूज भी है तो फैक्ट चेक का भी है। लेकिन वो दौर था, यदि अखबार में कोई समाचार छप जाए तो लोग उसके लिए लड़ पड़ते थे। नहीं, हमने इस अखबार में खबर, देशबंधु में खबर पढ़ी है, ये सही गलत नहीं हो सकता। आज कोई दावा नहीं कर सकता, जिसके बारे में अभी बिहार साहब ने कहा। आज मैं 2 चीज देखता हूं, बैठे बैठे सुन रहा था और कुछ सोच भी रहा था। 2 चीज की कीमत नहीं बदली। एक, जो पता नहीं, अब बिहार साहब और मिश्रा जी दोनों बैठे हैं, ये जमीन की जो लगान है वो 1 रुपया था, वो कब से है? लगान? हाँ, वो तो खत्म कर दिया। नहीं, कृषि भूमि का लगान 1 रुपया थे ना, है ना? वो आज भी है। अच्छा है ना जी? हाँ, ये तो किया गया था। हाँ 65 के आसपास। हाँ, वैसे अखबार की कीमत आज भी वही है। दोनों में जो समानता, महंगाई कितनी बढ़ गई, लेकिन अखबार की कीमत वही है। पेपर बढ़ रहे हैं, पृष्ठों की संख्या बढ़ रही है। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट आता था, अब कलरफुल है। तो जब आपके पेज बढ़ रहे हैं
तो इसका मतलब सामग्री भी बढ़ना है, और सामग्री बढ़ रहा है तो मेहनत भी अधिक है, और मेहनत अधिक है तो लोग भी और लगेंगे आपको, लेकिन कीमत वही है। अभी भी शायद 3 रुपए कितना है, 5 रुपया, 5 रुपया है, 3 रुपया है। 3 रुपए में चाय नहीं मिलती साहब। अब कैसे बिहार साहब आप ईमानदारी के उम्मीद करते हैं? आप 3 रुपये में अखबार बेचे और मीडिया वाले ईमानदार रहे, कैसे संभव है? यदि पाठक के पैसे से अखबार चलता, पाठक के पैसे से यदि न्यूज चैनल चलते, तो निश्चित रूप से आपके हिसाब से दिखाया जाता ये पैसा या तो सरकार का है या कॉर्पोरेट हाउस का है, और इसलिए यदि झुक रहे हैं तो ये पत्र अखबारों के दोष नहीं है, ये हम पाठकों का दोष है, दर्शकों का दोष है। आप उम्मीद किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्यों आलोचना कर रहे हैं आप? यदि हम अखबार के पाठक हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दर्शक हैं, तो हमको उसकी कीमत चुकानी होनी चाहिए। और जब आपके पैसे से पत्रकार को पैसा मिलेगा, संपादक को पैसा मिलेगा, उस मीडिया हाउस को पैसा मिलेगा, तो आपके प्रति ईमानदार होगा। और अभी जिससे पैसा मिल रहा है उसके प्रति ईमानदार है, गलत कुछ नहीं हो रहा है। आप इनके पैसे से उनके प्रति ईमानदार रहने कैसे उम्मीद करते हैं भाई? राजीव रंजन जी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ यदि खबर छपे तो फिर विज्ञापन का पैसा रुक जाता है। तो अखबार किसके पैसे से चल रहा है? बात यही है। इस बात को, और ये जब आप प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ उस समय कह देते थे, लेकिन आज जो बात है, जो बिल्कुल बिहार जी ने जो बात कही वही सही है। आप सत्ता के हिस्सा बन गए हैं, आप खंभा हैं, मतलब बराबर हैं, तो आप उसे संभाल के चल रहे हैं। नहीं तो अखबार हमेशा उंगली रखते चलता था। आज वो संभव नहीं है। आज भला अडानी के खिलाफ सवाल तो पूछ लो आप। हाउस नहीं चलता भाई, अखबार क्या चलेंगे यार? अडानी के खिलाफ आप सवाल कर देंगे तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो धोखे मत रहिएगा किस युग में आप जी रहे हैं। अब जिस युग में जी रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ढलिएगा। अब गोयंकर जी, मायाराम जी इतिहास के हो गए। उस रास्ते में आज की पीढ़ी नहीं चल सकती। यदि आप उस हिसाब से आप चलना चाहते हैं, उस आदर्शों पे चलना चाहते हैं, उस सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं, मीडिया हाउस से यदि वो उम्मीद करते हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। आप यदि कीमत नहीं दे सकते, आप इनसे उम्मीद करना बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, लेकिन जो सिद्धांत है वो कभी समाप्त नहीं होता। विचार कभी समाप्त नहीं होते। आज नहीं तो कल जैसे वातावरण मिलेगा, अनुकूल वातावरण मिले, मिट्टी मिले, खाद मिले, बरसात हो तो फिर से उगाते हैं। इसलिए जो उम्मीद की दिया है उसे हम सबको जलाए के रखना है। ये दौर, वो दौर बीत गया, ये दौर भी बीत जाएगा, लेकिन जो हम सब चाहते हैं वो दौर फिर से आएगा। इसलिए नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बुझे हुए चेहरे से, मुर्दानी से क्रांति कभी नहीं होती, बदलाव कभी नहीं आता। आपको उसके लिए मजबूती से खड़ा होना होगा, आवाज बुलंद करनी होगी। आप जहां भी हो, आपकी आवाज धीमी भले हो, लेकिन आवाज मजबूत होनी चाहिए, ताकतवर होना चाहिए। और उसी आवाज के बदौलत तो अंग्रेजों के शासन को उखाड़ दिए। कितने अखबार उस समय चलते थे,
बाल गंगाधर तिलक निकालते थे, महात्मा गांधी जी निकालते थे, नेहरू जी निकालते थे। कितने अखबार और हो सकते हैं। मैं चूंकि राजनीति में हूं इसलिए मैं राजनेताओं का नाम ले लिया। हो सकता है उस समय और भी अखबार निकलते रहे होंगे, लेकिन वो कितने थे। लेकिन उस समय भी लोगों की झकझोरने की ताकत उनके कलम में थी। झुके नहीं। लगा कि बाल गंगाधर तिलक को 8 साल की सजा हुई एक लेख के आधार पर, लेकिन वो झुके नहीं। तब लगा था देश में आजादी की जो लड़ाई है उसकी लौ अब धीमी हो गई है, शायद बुझ गई है, लेकिन फिर से उठा, फिर प्रज्वलित हुआ, फिर लड़ाई चली और आखिर इन्हीं अखबारों के विचारों से गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग या सरदार भगत सिंह जैसे लोग जो लिखते रहे, समाज में कहीं न कहीं लोगों को आंदोलित करते रहे और परिवर्तन हुआ, देश आजाद हुआ। देश के आजादी के बाद नवनिर्माणों में मीडिया का कितना बड़ा योगदान रहा। आज भले हम कितना भी कहें कि अखबारों की भूमिका सत्ता की तरफ हो गया है, लेकिन यदि किसी विधायक के खिलाफ, किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ एक आध कलम खबर छप तो जाए, तिलमिला जाते हैं। लेकिन उसमें सुधार भी होता है। आप मत सोचिए कि उसके लिखने से सुधार नहीं हो रहा है। अंकुश तो लगता ही है कि नहीं, उसमें फैक्ट चेक करते हैं कि सही लिखा वो सही है कि नहीं है, वो सुधार होता है। तो हम ये उम्मीद बिल्कुल नाउम्मीद ना हो, लेकिन हम उस रास्ते पे चलते रहें। लेकिन जिंदा रहने के लिए भी भाई भोजन की जैसे जरूरी है, आप खाना ही छोड़ देंगे तो कितना दिन जी पाएंगे। भोजन भी जरूरी है, संकेत बहुत खूबसूरत, ईंधन भी जरूरी है। अब जिंदा रहेंगे। भाई एक पौराणिक कथा है, विश्वामित्र जी 12 साल तक की तपस्या किया और उसके बाद जब तपस्या से उठे तो पूरा सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, वृक्ष सूखे हुए थे, अनाज कहीं था नहीं। गांव के बाहर एक खंडहर में एक चंडाल है, वो कुत्ते के मांस खा रहा था। उसे छीन के उन्होंने उसको ग्रहण किया तो चंडाल ने कहा, आप तो महर्षि हैं, राजर्षि हैं और आप इसको खा रहे हैं। मुझे ब्रह्म ज्ञान की बात मत कर, पहले मुझे जिंदा रहना जरूरी है। तो उस प्रकार से सिद्धांत हो तो सिद्धांत में चलने वालों के लिए भी ईंधन की जरूरत है। तो उतना हम लोगों को करना चाहिए। केवल निरा सिद्धांत से काम नहीं चलता, व्यवहार भी होना जरूरी है, व्यवहारिक होना भी जरूरी है। समय के साथ थोड़ा परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन सिद्धांत से डिगना कतई आवश्यक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मायाराम सुरजन जी को याद करते हुए, ललित सुरजन जी को याद करते हुए, मायाराम सुरजन को तो हमने केवल पढ़ा है, कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ललित सुरजन जी के साथ अनेक बार बैठक हुई। भाभी जी के हाथ से अनेक बार हमने भोजन ग्रहण किया और चाय भी पी, नाश्ता भी किया। अनेक बार उनसे चर्चाएं होती रही, समाज के बारे में, प्रदेश के बारे में, राजनीति के बारे में। अनेक बार ललित जी से हम लोगों ने चर्चा की तो लगता था कि मायाराम सुरजन जी से कहीं न कहीं इतनी छाया है, जो उनके शब्दों में, उसके विचार जो है इनके शब्दों के माध्यम से, ललित जी के शब्दों के माध्यम से हम उसको सुन पा रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मायाराम सुरजन जी को नमन करते हुए, ललित सुरजन जी को नमन करते हुए, आप सभी उपस्थित देवी सज्जनों को नमन करते हुए अपनी वाणी यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सच्चे हितैषी की तरह हमको आईना दिखाया है और उस सच्चाई को देखने से हमें परहेज नहीं करना चाहिए। धूल चेहरे पर हो तो आईना साफ करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उम्मीद भी दिखाई है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि कम से कम इस सदन में माइक बंद नहीं है। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ।